बात करें तो ये जाति से क्या था, शंसबी तुर्क था या शंसबानी टर्किश था, लेकिन इसके जो पूर्वज, इसका जो पिता था वो अफगानिस्तान के ही गौर नामक स्थान पर शासन किया करता था, इसीलिए गौरी कहलाता है। लेकिन मोहम्मद गौरी को हिंदुस्तान में आने की जरूरत क्यों पड़ी? जब जब अफगानिस्तान के गजनी में मोहम्मद गौरी का पिता शासन कर रहा था, तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी और इसके भाई के बीच में एक समझौता हुआ, और वो समझौता ये हुआ कि इन दोनों ने ये निश्चय किया, इन दोनों ने ये डिसाइड किया कि जो उसका भाई है वो गजनी से पश्चिम की दिशा में अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा, और जो मोहम्मद गौरी है वो गजनी से पूर्व की दिशा में अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा। तो आप कह सकते हैं कि महमूद गजनवी तो भारत में केवल और केवल धन लूटने के उद्देश्य से, यहां पर इस्लाम धर्म का प्रचार करने के उद्देश्य से आता था, लेकिन मोहम्मद गौरी के भारत में आक्रमण करने का उद्देश्य भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था, टू एस्टैब्लिश अ मुस्लिम स्टेट इन इंडिया। ये इसका उद्देश्य था। कहने का मतलब ये अपना साम्राज्य विस्तार करने के उद्देश्य से आया था, और दूसरा उद्देश्य वही कॉमन, टू स्प्रेड इस्लाम इन इंडिया, भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना भी एक महत्वपूर्ण क्या था, उद्देश्य था। तो दोस्तों, क्योंकि ये गौर वंश से बिलोंग करता था इसीलिए इसको गौरी कहा जाता है, लेकिन जाति से ये एक शंसबी तुर्क या टर्किश था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। लिखिए, मोहम्मद गौरी डिड हिज फर्स्ट अटैक इन 1175 ऑन मुल्तान। मोहम्मद गौरी ने भारत में अपना सबसे पहला आक्रमण, मोहम्मद गौरी का भारत में सबसे पहला अटैक, सबसे पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ, ऑन करमाथी मुस्लिम्स, करमाथी जाति के मुसलमानों पर। यह इसका सबसे पहला आक्रमण, सबसे पहला इन्वेजन माना जाता है। मोहम्मद गौरी ने भारत में प्रवेश किया, भारत में अपना सबसे पहला अटैक, सबसे पहला आक्रमण मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर किया था। और आप जानते हैं उस समय वहां पर करमाथी जाति के मुसलमान शासन कर रहे थे, उन्हीं करमाथी मुसलमानों पर मोहम्मद गौरी के द्वारा अटैक किया गया। इसके बाद भाई मोहम्मद गौरी ने भी सुना था कि अफगानिस्तान के गजनी से ही महमूद गजनवी हिंदुस्तान गया था, तो वो गुजरात से सोमनाथ मंदिर लूट कर लाया था। इसीलिए मोहम्मद गौरी ने भी अपना अगला टारगेट, अपना अगला उद्देश्य गुजरात को ही बनाया। लिखेंगे इन 1178 मोहम्मद गौरी अटैक्ड गुजरात। 1178 ईस्वी में 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। इसका उद्देश्य एक बार फिर से गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटना ही था। 1178 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर अटैक किया था, तो ध्यान रखेंगे दैट टाइम रूलर ऑफ गुजरात वाज भीम सेकंड, और इसी को क्या कहा जाता है, मूलराज सेकंड। जिस समय मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर अटैक किया था, उस समय गुजरात का रूलर, गुजरात का शासक भीम सेकंड या मूलराज सेकंड हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे ही वॉज द रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। ये गुजरात के चालुक्य वंश का राजा था, उसी वंश का, वही वंश उस समय गुजरात में चल रहा था, जो उस टाइम चल रहा था जब महमूद गजनवी आया था। याद है आपको जब महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा था 1025 ईस्वी में, तो हमने पढ़ा उस समय भी वहां पे चालुक्य वंश या सोलंकी वंश चल रहा था, जिसमें शासन कर रहा था भीम फर्स्ट या भीम प्रथम। और जब मोहम्मद गौरी ने 1178 में गुजरात पर अटैक किया, तो उस समय वहां पर शासन कर रहा था भीम सेकंड या मूलराज सेकंड, और ये भी किस वंश का था, चालुक्य डायनेस्टी, ये भी चालुक्य वंश का था। ऐसा कहते हैं कि जब मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर अटैक किया, तो गुजरात के शासक भीम सेकंड या भीम द्वितीय ने इस पर क्रॉस अटैक कर दिया, इस पर उल्टा आक्रमण कर दिया। लेकिन क्योंकि भीम सेकंड वाज अ पावरफुल रूलर, क्योंकि भीम द्वितीय एक शक्तिशाली शासक था, इसीलिए मोहम्मद गौरी की सेना कमजोर साबित हुई। भीम सेकंड ने मोहम्मद गौरी का पीछा किया और मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया राजस्थान के माउंट आबू नामक स्थान पर, और इसे बंदी बना लिया। लिखेंगे इन 1178 भीम सेकंड डिफीटेड मोहम्मद गौरी। In 1178, Bhim II defeated Muhammad Ghauri in Mount Abu, Rajasthan and arrested him. 1178 में भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को राजस्थान के माउंट आबू में पराजित किया। हिंदी में भी लिख दो सर। अच्छा, अरे सारा काम मैं ही करूंगा, तो आप क्या करेंगे? बोल तो रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप लिखिए भाई। पहली दूसरी क्लास के बालक थोड़ी हो आप कि भाई साहब मैं हाथ पकड़ पकड़ के लिखवाऊंगा, है ना। लिखेंगे 1178 में भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को राजस्थान के माउंट आबू में पराजित किया और उसे बंदी बना लिया। ये बात आपको किस लिए याद रखनी है? ये बात आपको इसलिए याद रखनी है, आपके एग्जाम में आपसे सवाल पूछेंगे, बताइए मोहम्मद गौरी को भारत में सबसे पहले किसने हराया था? और आपको सबसे पहले ही ऑप्शन में नाम मिलेगा, पता है क्या? पृथ्वीराज चौहान। और जैसे ही आप ऑप्शन में पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान, आप एकदम से एक्साइटेड हो जाएंगे, क्योंकि बचपन से हमने यही सुना है भाई मोहम्मद गौरी बार बार भारत में किससे हारता था? पृथ्वीराज चौहान से। और हम एक्साइटेड होके तुरंत पृथ्वीराज चौहान क्या कर देंगे? आंसर कर देंगे।
गलत हो जाएगा। जैसे ही पूछा जाए कि मोहम्मद गौरी को भारत में सबसे पहले किसने हराया, याद रखेंगे भीम सेकंड या मूलराज सेकंड। 1178 में इसने मोहम्मद गौरी को राजस्थान के माउंट आबू में बनाया, माउंट आबू में पराजित किया और इसे बंदी बना लिया। लेकिन भीम सेकंड की ही माता हुआ करती थी जिसका नाम था नायिका देवी। अब मोहम्मद गौरी को अच्छा खासा बंदी बना लिया गया था। अगर भीम सेकंड भीम द्वितीय चाहता तो मोहम्मद गौरी की हत्या भी कर सकता था, मोहम्मद गौरी की कहानी वहीं पे खत्म हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपनी माता नायिका देवी के कहने पर भीम सेकंड ने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया, मोहम्मद गौरी को मुक्त कर दिया, आजाद कर दिया। मोहम्मद गौरी समझ गया कि जब तक गुजरात में भीम द्वितीय है, भीम सेकंड है, तब तक अपनी दाल यहां पर नहीं गलने वाली। इसीलिए मोहम्मद गौरी उत्तर भारत की तरफ लौट गया। और जब वो उत्तर भारत की तरफ लौटा तो ध्यान रखेंगे 1179 में मोहम्मद गौरी के द्वारा कश्मीर और पंजाब क्षेत्र पर अधिकार कर लिया गया। कश्मीर एवं पंजाब के क्षेत्र पर मोहम्मद गौरी के द्वारा अधिकार कर लिया गया। अब मोहम्मद गौरी का गुजरात से कोई लेना देना नहीं, वो गुजरात से वापस आ चुका है। उसने कश्मीर और पंजाब के कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया है। जब उसने कश्मीर और पंजाब के क्षेत्र पर अधिकार किया तो आप जानते होंगे उस समय उत्तर भारत में एक डायनेस्टी चल रही थी, एक वंश चल रहा था, चौहान वंश। इस समय नॉर्थ इंडिया में उत्तर भारत में चौहान डायनेस्टी या चौहान वंश चल रहा था। दिल्ली, अजमेर और राजस्थान का सांभर। उस समय उत्तर भारत में दिल्ली, अजमेर और सांभर में चौहान डायनेस्टी या चौहान वंश चल रहा था। और ध्यान रखेंगे चौहान वंश की राजधानी हुआ करती थी अजमेर। अजमेर वॉज इट्स कैपिटल। और चौहान डायनेस्टी में ही एक प्रसिद्ध शासक, एक फेमस रूलर रूल करता था, जो इतिहास में प्रसिद्ध है पृथ्वीराज चौहान के नाम से। यह इतिहास में प्रसिद्ध है पृथ्वीराज चौहान के नाम से। लेकिन यह चौहान वंश का तीसरा पृथ्वीराज था, तो इसे पृथ्वीराज थर्ड या पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, आपके कमेंट्स में कुछ दिक्कत आ रही है, एक मिनट रुकेंगे। हाँ जी, ये चौहान वंश का तीसरा पृथ्वीराज था, इसीलिए इसको पृथ्वीराज थर्ड या पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। और पृथ्वीराज चौहान ही कहलाता है राय पिथौरा, इसे राय पिथौरा भी कहा जाता है। चौहान वंश में शासन कर रहा था पृथ्वीराज चौहान। और दोस्तों ध्यान रखेंगे पृथ्वीराज चौहान का ही दरबारी कवि और इसका परम मित्र हुआ करता था चंद्रबरदाई। और ध्यान रखेंगे चंद्रबरदाई के ही द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई जो कहलाती है पृथ्वीराज रासो। और ध्यान रखेंगे पृथ्वीराज रासो ही वो सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है, वो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है जिससे हमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होने वाली लड़ाइयों और मुठभेड़ों के बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो में ऐसा लिखता है और ऐसा बताता है कि जब उत्तर में कश्मीर और पंजाब के क्षेत्र पर मोहम्मद गौरी ने अधिकार किया तो मोहम्मद गौरी की नजर पड़ी पंजाब के भटिंडा पर। आप जानते हैं पंजाब में एक शहर है भटिंडा, और उस समय भटिंडा में ही एक किला हुआ करता था जिसे भटिंडा फोर्ट, भटिंडा का किला कहते हैं, या जिसे तबर हिंद फोर्ट या तबर हिंद का किला कहा जाता है। वो जो तबर हिंद का किला था उस पर अपनी दावेदारी रखता था पृथ्वीराज चौहान। लेकिन जो मोहम्मद गौरी था वो उभय पंजाब और कश्मीर से अपनी दावेदारी पेश कर रहा था बार बार तबर हिंद के किले पर। वो तबर हिंद के किले को अपने अधिकार में लेना चाहता था, उस पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन तबर हिंद के किले पर तो अधिकार किसका था? पृथ्वीराज चौहान का। ये किला पंजाब के भटिंडा में है। सिर्फ उसी भटिंडा फोर्ट या भटिंडा के किले को लेकर या तबर हिंद के किले को लेकर दोनों के बीच में विवाद शुरू हुआ, दोनों के बीच में डिस्प्यूट शुरू हुआ। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो में ऐसा लिखता है कि पंजाब से मोहम्मद गौरी बार बार पृथ्वीराज चौहान पर अटैक करने के लिए आया करता था। और जैसे ही वो पृथ्वीराज चौहान पर अटैक करता, पृथ्वीराज चौहान वो जो पावरफुल रूलर, पृथ्वीराज चौहान बड़ी आसानी से मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया करता। और जैसे ही मोहम्मद गौरी पराजित होते ही वो पृथ्वीराज चौहान से माफी मांग लेता। और पृथ्वीराज चौहान का दिल इतना बड़ा था कि वो माफ कर दिया करता किसको? मोहम्मद गौरी को। इट हैपेंड 16 टाइम्स। ऐसा 16 बार हुआ। 16 बार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर अटैक किए। बार बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराकर माफ कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन ऐसा 16 बार हुआ है, ये कहना है चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो में। इसके अलावा और कोई सोर्स इस बात की पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि बाकी सारे के सारे इतिहासकारों का ये कहना है, ये मानना है
कि इन दोनों के बीच में केवल और केवल 2 बैटल्स लड़े गए थे। 16 बार पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्मद गौरी को हराने की बात झूठी है। लेकिन चलिए मान लेते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में चंद्रप्रदाई सच कह रहा है, पृथ्वीराज रासो में सही लिखा है। लेकिन 16 बार अगर चंद्रप्रदाई सही है तो 16 बार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर अटैक किया, बार बार पृथ्वीराज चौहान ने उसे पराजित किया। लेकिन ऐसा कहते हैं कि 17वीं बार पृथ्वीराज चौहान की भी सब्र का बांध टूटा और इन दोनों के बीच में एक युद्ध लड़ा गया, एक बैटल लड़ा गया 1191 ईस्वी में, जो कहलाता है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन या तराइन का प्रथम युद्ध। आज जो हरियाणा राज्य है, हरियाणा राज्य में एक जिला है करनाल, या आप जानते होंगे करनाल में ही एक गांव है जिसका नाम है तरावड़ी। उसी तरावड़ी गांव को पहले तराइन कहा जाता था। यह युद्ध वहीं पर लड़ गया था। 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तराइन का प्रथम युद्ध। और हर बार की तरह इन दिस बैटल पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी अगेन। भाई अगर चंद्रप्रदाई सच कहता है तो एक बार फिर से 17वीं बार भी पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। और अगर इतिहासकारों की बात ठीक है तो भाई ठीक है, दोनों की भिड़ंत पहली बार हुई 1191 में तराइन में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। लेकिन मोहम्मद गौरी ने माफी मांगी और पृथ्वीराज चौहान ने उसे माफ कर दिया। मोहम्मद गौरी वापस लौट गया और इधर पृथ्वीराज चौहान का भी ध्यान गौरी से हट गया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान का ध्यान इस गौरी से हटा तो इस गौरी से हटकर दूसरी गौरी पर लग गया। वो गौरी कहां रहती थी? उत्तर प्रदेश के कन्नौज में। इसी समय उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक और वंश चल रहा था जो कहलाता है गढ़वाल डायनेस्टी। और ध्यान रखेंगे इस गढ़वाल वंश में उस समय एक रूलर रूल किया करता था राजा जयचंद्र, जो कि इतिहास में राजा जयचंद्र के नाम से प्रसिद्ध है। इसी राजा जयचंद्र की एक पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम था संयोगिता। और आप जानते होंगे इसी संयोगिता से प्रेम किया करता था पृथ्वीराज चौहान और इसे विवाह करना चाहता था। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था राजा जयचंद्र। एक बार राजा जयचंद्र ने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर आयोजित करवाया, जिसमें सारे के सारे शासकों को, राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन नहीं बुलाया, नहीं आमंत्रित किया पृथ्वीराज चौहान को। इस बात को पृथ्वीराज चौहान दिल पर ले गया, ईगो पर ले गया। और ऐसा कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान गया कन्नौज और कन्नौज जाके उसने भरे स्वयंवर से संयोगिता को अगवा किया और संयोगिता को अगवा करके ले आया और उससे विवाह कर लिया। और इसी बात से बेहद नाराज हो गया राजा जयचंद्र। भाई एक तो राजा जयचंद्र अपनी पुत्री का विवाह करना नहीं चाहता था, ऊपर से ये आदमी जाकर संयोगिता को अगवा करके ले आया और अगवा करके उससे विवाह भी कर लिया। अब इस बात से नाराज हुआ राजा जयचंद और राजा जयचंद ने इस अपमान का बदला लेने की कसम खा ली। और उधर मोहम्मद गौरी एक बार फिर से योजना बना रहा था पृथ्वीराज चौहान पर अटैक करने की। भाई मोहम्मद गौरी कहां मानने वाला था? अगले ही साल 1192 में इसने फिर से आक्रमण कर दिया और लड़ा गया भारत के इतिहास का सबसे फेमस बैटल, सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तराइन का द्वितीय युद्ध, सेकंड बैटल ऑफ तराइन या तराइन का द्वितीय युद्ध। सर जी अपने रूलर्स अटैकर्स को हराने के बाद मार क्यों नहीं देते? बस भाई क्या बताएं, आपको तो पता ही है भारतीयों का दिल कितना बड़ा है। ये भारत के इतिहास का सबसे फेमस बैटल माना जाता है क्योंकि सर हमने तो राजस्थान जीके में 16 टाइम्स छोड़ने का ही पढ़ा है बोर्ड बुक्स में। तो बेटे मैंने भी तो तुम्हें सबसे पहले यही कहानी बताई। मैंने भी तो आपको सबसे पहले यही कहानी सुनाई है कि इसने 16 बार हराकर मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया। मैंने कब कुछ और बताया आपको? मैंने तो आपको सिर्फ ये बताया कि इसने 16 बार मोहम्मद गौरी को पराजित करके माफ कर दिया। इस बात का सोर्स केवल एक है, जो है चंद्रप्रदाई की पृथ्वीराज रासो। ये तो बताया मैंने आपको। लेकिन बाकी सारे के सारे ऐतिहासिक स्रोतों से, सोर्सेस से हमें जानकारी मिलती है कि इनके बीच में केवल 2 बैटल्स लड़े गए। ये दोनों आपके सामने हैं। सेकंड बैटल ऑफ तराइन इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट फेमस बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर इसी युद्ध में हुआ। इस बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को नहीं बल्कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके उसकी हत्या कर दी। और 1192 में ही, 1192 में ही मोहम्मद गौरी फाउंडेड मुस्लिम रूल इन इंडिया, स्पेशली इन दिल्ली एंड अजमेर। 1192 ईस्वी में ही मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना कर दी। लेकिन इतना बड़ा उलटफेर कैसे हुआ? वो पृथ्वीराज चौहान जो 17 बार मोहम्मद गौरी को पराजित कर चुका था, वो अचानक से इतने बड़े उलटफेर का शिकार कैसे हो गया? तो ध्यान रखेंगे, घर का भेदी लंका ढाए,
इस बार मोहम्मद गौरी की मदद कर रहा था राजा जयचंद, क्योंकि राजा जयचंद को अपना बदला लेना था पृथ्वीराज चौहान से। और ऐसा कहते हैं कि राजा जयचंद ने ही मोहम्मद गौरी की मदद की थी पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध, इसीलिए मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके उसकी हत्या कर दी और भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना कर दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन 1193 में मोहम्मद गौरी मेड दिल्ली हिज कैपिटल। मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया। लेकिन चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो का क्लाइमैक्स कुछ और कहता है। पृथ्वीराज रासो ये कहती है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित जरूर किया, हराया जरूर, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को मारा नहीं, उसकी हत्या नहीं की, बल्कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान और मुझे यानी कि चंद्रबरदाई को अपने साथ अगवा करके गजनी ले गया, यानी कि अफगानिस्तान ले गया। और जब गजनी में मोहम्मद गौरी के दरबार में कुछ नहीं दिख रहा है बोर्ड पर, तो आंखें खोलो मेरे भाई, आंखें बंद करके कहां से दिखेगा? आंखें खोलिए, चैन से सोना है तो जाग जाइए। हाँ जी, तो चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो ये कहती है कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान और और चंद्रबरदाई को बंदी बनाकर कैद करके अपने साथ गजनी ले गया। और जब गजनी में मोहम्मद गौरी के दरबार में बेड़ियों में जकड़े पृथ्वीराज चौहान को पेश किया गया, तो पृथ्वीराज चौहान निडर होकर आंखों में आंखें डालकर मोहम्मद गौरी को घूर रहे थे। मोहम्मद गौरी ने कहा, पृथ्वीराज चौहान नजरें नीची कीजिए, लेकिन चौहान तो निडर होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे घूर रहे थे। तो मोहम्मद गौरी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दीजिए, इसकी आंखें फोड़ दीजिए, इसकी आंखें निकाल लीजिए, इसको अंधा कर दीजिए। बस फिर क्या था, मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को अंधा करवा दिया गया, उसकी आंखें फोड़वा दी गई। लेकिन ऐसा पृथ्वीराज रासो में लिखित है कि पृथ्वीराज चौहान एक अद्भुत कला जानता था, वो शब्द भेदी बाण चलाना जानता था। शब्द भेदी बाण का मतलब है जिसमें टारगेट को देखने की जरूरत नहीं थी, अगर आवाज सुनकर भी तीर चला दिया जाए तो जाकर निशाने पर लगेगा। ऐसी अद्भुत कला जानता था पृथ्वीराज चौहान। तो चंद्रबरदाई कहता है कि एक बार गजनी में राजकीय खेलों का आयोजन चल रहा था, वहीं पर ऊपर सिंहासन पर बैठा सुल्तान मोहम्मद गौरी राजकीय खेलों का लुत्फ उठा रहा था और एक तरफ बेड़ियों में बंधा खड़ा था पृथ्वीराज चौहान। तो चंद्रबरदाई कहता है कि मैंने ही जाकर सुल्तान मोहम्मद गौरी को अपने दोस्त पृथ्वीराज चौहान की इस अद्भुत कला के बारे में बताया और कहा कि मेरे मित्र को शब्द भेदी बाण चलाना आता है, अगर आप चाहें तो इस अद्भुत कला का कौशल मैं आपको दिखा सकता हूं। मोहम्मद गौरी को मेरी बात पर भरोसा नहीं हुआ, तो मैंने मोहम्मद गौरी से शर्त लगा दी, उसे चैलेंज कर दिया, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो मेरे मित्र की बेड़ियां खोलकर उसके हाथ में एक तीर कमान सौंप दीजिए। मोहम्मद गौरी बड़ा उत्सुक हुआ ये देखने के लिए कि कोई शब्द भेदी बाण कैसे चला सकता है, इसीलिए मोहम्मद गौरी के आदेश से ही पृथ्वीराज चौहान की बेड़ियां खोल दी गई, उसके हाथों में एक तीर और कमान दे दिया गया। बस फिर क्या था, जब तीर और कमान पृथ्वीराज चौहान के हाथों में दे दिया गया, तो चंद्रबरदाई कहता है कि मैंने ही जाकर पृथ्वीराज चौहान को सचेत किया और पृथ्वीराज चौहान से कहा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान, मत चूके चौहान। इसका मतलब इसने पृथ्वीराज चौहान से कहा कि हे पृथ्वीराज चौहान, आपके और सुल्तान मोहम्मद गौरी के बीच में 4 बांस और 24 गज का फासला है। पहले जो डिस्टेंस हुआ करता था वो बैम्बूज या बांस से नापा जाता था, तो 4 बांस 24 गज इतना डिस्टेंस आपके और मोहम्मद गौरी के बीच में है। ता ऊपर सुल्तान है, ऊपर सिंहासन पर सुल्तान है, मत चूके चौहान। चूकना नहीं है क्योंकि तीर भी एक ही है और मौका भी एक ही। तो ऐसा कहते हैं कि अंधे पृथ्वीराज ने तीर को अपने कमान पर लगाया और जैसे ही मोहम्मद गौरी ने उसे तीर चलाने का आदेश दिया, तो मोहम्मद गौरी की आवाज सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी पर ही तीर चला दिया, जो जाकर मोहम्मद गौरी को लगा और मोहम्मद गौरी वहीं पर ढेर हो गया। और पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के दूसरे युद्ध में अपनी हार का बदला ले लिया और वहीं पर मौत के घाट उतार दिया। किसे? मोहम्मद गौरी को। और उसके बाद ये सारी की सारी कहानी को पूरा कौन कर रहा है? चंद्रबरदाई का बेटा। और उसके बाद ऐसा लिखता है कि इसके बाद सबसे पहले खंजर से चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के पेट में खंजर घोंपकर उसकी हत्या कर दी और फिर उसने खुद अपने पेट में खंजर मारकर आत्महत्या कर ली। दोनों परम मित्र थे और दोनों के लिए कहा जाता था एक थाल जन्म एक थाल मरण, एक साथ जिए दोनों के दोनों, एक साथ मरे, लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में अपनी हार का बदला लेकर मरे। ये सारी की सारी कहानी है जो हमें पृथ्वीराज रासो में पढ़ने को मिलती है। और पृथ्वीराज रासो ही आप जानते हैं जब भी नाट्य रूपांतर इस कहानी का बनता है, मूवी बनती है, मूवी आपने देखी भी होगी, तो हमेशा पृथ्वीराज रासो नामक जो महाकाव्य है, एपिक है, उसी को क्या किया जाता है? नाट्य रूपांतर से दर्शाया जाता है। लेकिन क्या राजा जयचंद मोहम्मद गौरी का रिश्तेदार था? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। कहने का मतलब अब अगला नंबर किसका लगेगा? राजा जयचंद का। जहां एक तरफ मोहम्मद गौरी ने 1191 में भारत में खासकर दिल्ली और अजमेर में मुस्लिम राज्य की स्थापना की, 1193 में इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, कैपिटल बनाया। वहीं दूसरी तरफ ध्यान रखेंगे 1192 में ही मोहम्मद गौरी की ही सेना में भारत आए प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। में ही 1192 में ही भारत आए प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और इन्होंने ही भारत में सूफीज्म की स्थापना की और जाकर अपनी कॉटेज, अपनी कुटिया अजमेर में बनाई। इन्होंने अजमेर में ही सूफीज्म का प्रचार किया। इनकी मृत्यु भी अजमेर में हुई और आप जानते होंगे इन्हीं की कब्र आज कहलाती है दरगाह अजमेर शरीफ। जो अजमेर शरीफ की दरगाह है, एग्जाम में पूछते हैं कि बताइए अजमेर शरीफ दरगाह किस प्रसिद्ध सूफी संत की कब्र पर है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ही कब्र कहलाती है दरगाह अजमेर शरीफ।
और इधर अपना साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से भाई दिल्ली, अजमेर या दिल्ली राजस्थान के क्षेत्र पर तो अधिकार ऑलरेडी मोहम्मद गौरी कर चुका था। अब मोहम्मद गौरी को अपने साम्राज्य का विस्तार करना था पूर्वी क्षेत्र में। अगला शिकार कौन बना? सर आपने सही स्टोरी बताई है, अदरवाइज हर टीचर कुछ अलग ही बता देता है। बेटे देखो, टीचर कहानी अलग सुना सकता है, ठीक है ना, लेकिन जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, कोई भी टीचर उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, नॉट इवन मी। ठीक है, अब मैंने आपको ये पूरी की पूरी स्टोरी तो सुना दी जो पृथ्वीराज राजो की है, ठीक है ना, लेकिन जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, वो हमेशा यही रहेंगे हर किताब में, हर टीचर की जबान पर। तराइन का पहला और दूसरा युद्ध 1191 1192, इसे कोई नहीं बदल सकता। अब 1194 में बैटल ऑफ चंदावर, ये तथ्य है, इसे कोई नहीं बदल सकता, इसके लिए कोई टीचर अलग कहानी नहीं बता सकता। बैटल ऑफ चंदावर 1194 में हुआ तो हुआ, इसमें कोई दौड़ाई नहीं है। और रही बात देखिए स्टोरी की, तो अलग अलग किताबों में आपको इतिहास में कुछ थोड़ी बहुत चीजें अलग अलग मिल सकती हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इतिहास के, वो सारे के सारे आपको हर किताब में सेम मिलेंगे। 1194 में बैटल ऑफ चंदावर, चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में, इन दिस बैटल गौरी डिफीटेड एंड किल्ड राजा जयचंद। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को पराजित कर उसकी हत्या की। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को पराजित कर उसकी हत्या की। और ध्यान रखेंगे, कन्नौज विजय के बाद, यानी कि कन्नौज को जीतने के बाद आफ्टर विनिंग दिस बैटल, लिखेंगे ही इश्यूड लक्ष्मी टाइप कॉइन्स। लिखेंगे कन्नौज विजय के पश्चात इसने लक्ष्मी की आकृति के सिक्के चलाए। ही इश्यूड लक्ष्मी टाइप कॉइन्स, इसके द्वारा लक्ष्मी की आरती के सिक्के, लक्ष्मी की आकृति के सिक्के चलवाए गए। सर अभी तो आपने कहा कि गौरी की डेथ पृथ्वीराज चौहान ने की। अबे मेरे भाई, मैंने नहीं कहा, चंद्रप्रदाई ने कहा। ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने जो भी कहानी आपको सुनाई, वो कहानी किसकी जबानी थी? चंद्रप्रदाई की, पृथ्वीराज रासो की कहानी। अभी तो मैंने आपको बताया यार, इतनी देर से जो मैं आपको इतनी इंटरेस्टिंग कहानी सुना रहा था, वो मैं अपनी जबानी नहीं, मैं चंद्रप्रदाई की जबानी सुना रहा था भाई। मैंने कब कहा ऐसा कि पृथ्वीराज चौहान ने ही मोहम्मद गौरी को मारा है ना? मैं तो जब मोहम्मद गौरी मरेगा तब बताऊंगा कि मोहम्मद गौरी कैसे मरा। मैं तो ये बताऊंगा कि 1206 ईस्वी में जब इल्तुतमिश के साथ मोहम्मद गौरी वापस अफगानिस्तान जा रहा था, तो रास्ते में कश्मीर में मोहम्मद गौरी की भिड़ंत हो गई खोखरों से, यानी कि जाटों से, और खोखर जाटों के साथ मुठभेड़ में बुरी तरीके से घायल हो गया मोहम्मद गौरी। उसकी गर्दन पर तलवार लग गई, तलवार से जख्म हो गया, और किसी तरीके से इल्तुतमिश मोहम्मद गौरी को वहां से बचाकर ले गया अफगानिस्तान, लेकिन मोहम्मद गौरी सर्वाइव नहीं कर पाया, और 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ मुठभेड़ में ही, या मुठभेड़ के ही कारण मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। तो मोहम्मद गौरी तो 1206 ईस्वी में मरेगा दोस्त, मित्र, सखा। मैंने कब कहा कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मारा? चंद्रप्रदाई ने कहा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मारा, ये चंद्रप्रदाई ने कहा मेरे भाई। बाकी सारे इतिहासकार वो कहानी बताते हैं जो अभी मैंने आपको बताई। समझ गए बात? स्वाति पूछ रही है वॉज इट करेक्ट और नॉट। स्वाति, आपको ऐसा तो नहीं लगा कि मैं पृथ्वीराज चौहान का क्लासमेट रहा हूं, या मैं चंद्रप्रदाई का कंटेम्परेरी या समकालीन रहा हूं? भाई देखो, चंद्रप्रदाई कहता है वो वाली कहानी, बाकी सारे इतिहासकार कहते हैं ये वाली कहानी। ठीक है, अब इसके पीछे दो कहानियां हैं। भारतीय होने के नाते, है ना, इमोशनल होने के नाते हमें तो ज्यादा अच्छी वही वाली कहानी लगती है जो चंद्रप्रदाई ने लिखी है, इसीलिए हम उसी को सत्य मानते हैं। इसीलिए आप अफगानिस्तान की गजनी जाएंगे, है ना, तो वहां पर आपको पृथ्वीराज चौहान की कब्र भी देखने को मिल जाएगी। वहां के लोगों ने इंडियन टूरिस्ट के लिए बनाकर रखी होगी। सर मैं भी जाट हूं। अच्छा जी, ओ साहब, भाई साहब भित्तर जाट है? तेरी गाड़ी के पीछे तो फिर वो लिखा होगा हिंदी में बड़ा बड़ा भित्तर जाट है, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कुछ? अच्छी बात है भाई, अगर आप जाट है तो मतलब कहने का मतलब है कि आप ही के पूर्वजों ने मोहम्मद गौरी को लपेट दिया 1206 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी मारा गया 1206 ईस्वी में, ठीक है। सर जाटों ने गजनवी को भी और गौरी को, दोनों को हराया? नहीं मेरे भाई, मैंने हराने की बात कब करी? मैंने हराने की बात कहां करी? 1027 में महमूद गजनवी ने जब अंतिम आक्रमण जाटों पर किया था, तो महमूद गजनवी ने मेरे भाई जाटों को पराजित किया 1027 में। एक आदमी कह रहा है नहीं सर गाड़ी के पीछे हिंदू लिखा है। अबे गाड़ी के पीछे हिंदू लिखने की जरूरत कहां है? हमारे देश में 80% लोग तो हिंदू ही रहते हैं। अगर हिंदू के अलावा कुछ हो तो लिखना बनता है? नहीं, जब हमारे देश में 100% में से मेरे भाई 80% लोग हिंदू ही हैं, तो मुझे खुद बताइए कि हमें अपनी गाड़ियों के पीछे हिंदू लिखने की जरूरत क्या है? कोई शक है? अपनी काबिलियत पे शक है आपको, इसलिए लिखने की जरूरत है? अब उन्हें लिखना चाहिए भाई, है ना, जो 20% में, है ना, हमारे देश में 7 कम्युनिटीज हैं, या चलिए 7 नहीं तो 6 मान लीजिए। हमारे देश में 80% तो हिंदू ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन जो बाकी 6 कम्युनिटीज हैं 20% में, अरे उन्हें लिखने की जरूरत है भाई गाड़ियों के पीछे, हमें लिखने की क्या जरूरत है ना? हमारी तो गाड़ी के पीछे कुछ नहीं लिखा है, इसी से पता चल जाना चाहिए कि भाई साहब हम क्या है, खुद बताइए, है ना? अगर आप,
है ना, अगर आप देशभक्त हो तो ये साबित करने के लिए कि आपको गाड़ी पे झंडा लगाने की जरूरत है नहीं है ना। तो आप देख लीजिए भाई, तो हमारे देश में, ठीक है ना, अंदर से, है ना, अंदर से उतना ज्यादा भाव हो या ना हो, लेकिन हमारे देश में बाहर से दिखावे का भाव पूरा होता है। सर माई फ्रेंड डिड अ टैटू ऑन हिज चेस्ट ब्राह्मण। तो भाई अपने दोस्त को बोलिए तूने अपनी छाती पे ब्राह्मण तो लिखवा लिया, ठीक है ना। अब ब्राह्मण भी तो कई प्रकार के होते हैं, है ना। अब तो एक बाजू पे वो लिखवा ले, तो भाई तू कौन सी कोटि का ब्राह्मण है, उच्च कोटि का, मध्यम कोटि का या निम्न कोटि का ब्राह्मण? नहीं, ये भी लिखवा ले। कहने का मतलब ये है ना, कहने का मतलब सिर्फ ये है कि भाई हमारे देश में 80% हिंदू रहते हैं, और बताइए हमें अपनी गाड़ियों के पीछे लिखकर लोगों को बताने की जरूरत पड़ रही है कि हम हिंदू हैं। अबे हमें बताने की जरूरत क्यों हो, उन्हें बताने की जरूरत होनी चाहिए ना जो संख्या में कम है। तो उनको बोलिए कि भैया आप अपनी गाड़ी के पीछे लिखकर चलो, हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम तो ऑलरेडी 80% है ना, सोचने वाली बात। लेकिन फिर भी देखो हम मूर्खता करते हैं, गाड़ी चलाते चलाते, है ना, पीछे का नजर आए ना आए, लेकिन भाई साहब पीछे का शीशा पूरा का पूरा रंगा होना चाहिए। क्या पूछ रहा है ये, मैथ का बैच कब आएगा मेरे भाई? इंक्वायरी नंबर पे, है ना, इंक्वायरी नंबर पे फोन करके पूछिए। हमें तो भैया बस जीएस का पता होता है, मैथ वैथ के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। चलिए खैर, एनीवेज, कन्नौज विजय के बाद, कन्नौज जीतने के बाद इसने लक्ष्मी की आकृति के सिक्के चलवाए, और ध्यान रखेंगे इन सिक्कों पर एक तरफ अरबी भाषा में कलमा छपा होता था, इन सिक्कों पर एक तरफ अरबी भाषा में छपा था कलमा, और दूसरी तरफ लिखा था मोहम्मद बिन साम। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन साम लिखा था किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। तो सिक्के के एक पहलू पर अरबी भाषा में कलमा, और दूसरे पहलू पर, दूसरी तरफ संस्कृत भाषा में देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम। ऐसे सिक्के मोहम्मद गौरी के द्वारा चलवाए गए। ऐसा कहते हैं कि 1194 में एक आदमी पूछ रहा है सर आपकी कास्ट क्या है? मेरे भाई अगर ये सवाल तेरे एग्जाम में आना होता ना तो सबसे पहले मैं ये लिखवाता, है ना। लेकिन मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई, जो टीचर फ्रेटर्निटी होती है ना, जो टीचर कम्युनिटी होती है, शिक्षक, ठीक है, एक शिक्षक का, एक टीचर का ना तो कोई धर्म होता है, ना ही कोई जात बिरादरी होती है ना। क्योंकि आप जानते हैं हमारा काम क्या है, हमारा काम है इस देश के भविष्य, देश के युवाओं को ज्ञान प्रदान करना। और स्वाभाविक सी बात है भाई, देखो करियर विल पर एडमिशन जब आप लेते हैं, है ना, जब आपने करियर विल पर अपनी आईडी बनाई थी या बनाई होगी, तो क्या करियर विल में ऐसा कोई ऑप्शन फिल करने के लिए आया था कि आपका धर्म क्या है, आपकी जात बिरादरी क्या है? अब आप बोलेंगे नहीं सर, ऐसा तो कोई कॉलम हमने नहीं भरा, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं पूछा गया। हमने केवल और केवल आपका नाम, आपका फोन नंबर और आपकी ईमेल आईडी आपसे पूछी, है ना, और आप करियर विल परिवार के सदस्य बन गए। तो कहने का मतलब करियर विल परिवार का सदस्य बनने के लिए ना तो आप किसी पर्टिकुलर धर्म के होने चाहिए, ना ही किसी पर्टिकुलर जात बिरादरी के होने चाहिए, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, है ना। करियर विल पर आप एक स्टूडेंट हैं, और आप लोगों की जाति मेरे लिए क्या है? छात्र। आप एक स्टूडेंट हैं, है ना, और आप लोगों के लिए हम सारे के सारे टीचर्स सिर्फ और सिर्फ क्या है? टीचर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ अध्यापक हैं। तो कहने का मतलब, ठीक है, कि हम इन सब चीजों में ना तो कोई बिलीव करते हैं और ना ही कभी इन सब चीजों के बारे में जिक्र करते हैं, इवन आपस में भी। अब आप जीएस स्पेशल का ही बैच उठाकर देख लीजिए, जीएस स्पेशल में 2 सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा रहा हूं आपको, एक विवेक सर पढ़ा रहे हैं, राशिद सर भी पढ़ा रहे हैं, अंकुर सर भी पढ़ा रहे हैं, सत्येंद्र सर भी पढ़ा रहे हैं, जुबेर सर भी पढ़ा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जीएस के बैच में टीचर्स में भी पूरी डाइवर्सिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है राशिद सर इबादत कैसे करते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, या उन्हें कोई मतलब नहीं है कि हम रिलीजियसली क्या करते हैं। वो रिलीजियसली जो करते हैं वो हमारे लिए, ठीक है, रिस्पेक्टेड है, और हम जो भी करते हैं वो उनके लिए रिस्पेक्टेड है। जब, है ना, जब राशिद सर ईद मनाने के लिए छुट्टी लेते हैं और ईद मनाने के लिए जाते हैं, तो भाई हम उन्हें फोन करके जरूर इस बात की बधाई देते हैं। और जब 22 जनवरी को, है ना, जब 22 जनवरी को राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा था, तो राशिद सर भी सबको बधाई दे रहे थे। तो कहने का मतलब, है ना, कहने का मतलब हम टीचर्स हैं मेरे भाई, हम शिक्षक हैं, ठीक है ना। तो जिन तराजू में आप बाकी लोगों को तौलते हैं, उन तराजू में हम लोग आपसे नहीं तोल पाएंगे, क्योंकि हमारा भार इतना ज्यादा है कि आप ऐसा तराजू नहीं लेकर आ पाएंगे जैसे आप हमें धर्म और जात की कसौटी पर तौलने की कोशिश कर सके या तौलने की जरूरत कर सके। ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए बेहतर है भारत का इतिहास पढ़े भाई, जात बिरादरी में क्या रखा है। ना तो करियर विल पे, है ना, मुझे किसी ने पूछा कि भाई साहब आप किस धर्म और जाति के हैं, ना करियर विल आपसे पूछता कि आप किस धर्म और जाति के हैं, तभी हम आपको बैच देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। अगर ऐसा होने लगा तो आपको पता है आप में से आधे लोग तो बेचारे ज्ञान से वंचित रह जाओगे। अगर हमने एलिजिबिलिटी बना दी हमसे पढ़ने की, तो आप में से आधे ज्यादा लोग तो बेचारे अज्ञानी रह जाओगे। इस वजह से हम लोग इन चीजों में बिलीव नहीं करते हैं। इसने लक्ष्मी की आकृति के सिक्के चलवाए, जिसमें एक तरफ अरबी भाषा में कलमा छपा था और दूसरी तरफ देवनागरी भाषा में मोहम्मद बिन साम। ऐसा कहते हैं कि जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज या राजा जयचंद को पराजित किया, तो राजा जयचंद को पराजित करने के बाद, राजा जयचंद को पराजित करने के बाद मोहम्मद गौरी, भाई इस चंदावर के युद्ध को जीतने में मोहम्मद गौरी के एक गुलाम ने, एक दास ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इस दास का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। नाम सुना होगा आपने, बिल्कुल सुना होगा भाई। मोहम्मद गौरी जब हिंदुस्तान आया तो अपने साथ हजारों गुलाम लेकर आया, लेकिन मोहम्मद गौरी के सबसे खास, सबसे करीबी 4 दास हुआ करते थे, 4 गुलाम हुआ करते थे। और ध्यान रखेंगे, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दामाद भी हुआ करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी,
बख्तियार खिलजी का नाम आपने सुना होगा। बख्तियार खिलजी भी मोहम्मद गौरी का ही एक सेनानायक हुआ करता था, और ये वही बख्तियार खिलजी है जो मोहम्मद गौरी के द्वारा भेजा गया था किस पर, बंगाल मिशन पर। इसी बख्तियार खिलजी ने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवाया था और उसकी लाइब्रेरी में आग लगवाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्योंकि महत्वपूर्ण रोल अदा किया चंदावर के युद्ध को जीतने में, इसीलिए मोहम्मद गौरी ने खुश होकर कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना सेनापति बना लिया और भारत में अपने साम्राज्य का केयरटेकर कुतुबुद्दीन ऐबक को ही बनाकर मोहम्मद गौरी यहां से वापस लौट गया। और 1194 से लेकर 1206 ईस्वी तक यहां पर मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी डाइट, मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। कश्मीर में जाटों या खोखरों के साथ भिड़ंत के दौरान घायल हो जाने की वजह से मोहम्मद गौरी डाइट, मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। और जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई तो ध्यान रखेंगे हिंदुस्तान में उसके साम्राज्य का उत्तराधिकारी, उसी का दामाद या गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक बना। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत के सबसे पहले मुस्लिम वंश की स्थापना की, जिसे हम स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। और उसके बाद कुबाचा को गजनी का साम्राज्य दे दिया गया और अफगानिस्तान का काबुल और कंधार, यलदौज को गजनी का साम्राज्य दे दिया गया और कुबाचा को अफगानिस्तान का काबुल और कंधार। बख्तियार खिलजी पहले ही मर चुका था, तो कहने का मतलब हिंदुस्तान में मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी, उसी का दामाद, उसी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक बना। और यहीं से 1206 ईस्वी से ही शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की। और दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ते हैं 5 वंशों के बारे में, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो आज की कहानी को यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो आप मुझे याद दिलाइएगा। अगली क्लास की शुरुआत हम करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक से। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।